हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, फिजिक्स में ही आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। तो ये कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, इसको आप अलग से टॉपिक भी समझ सकते हैं। और जो एग्ज़ाम्स, जैसे कि आप अगर रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर मान लीजिए स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं जिनमें से कंप्यूटर आना है, और कुछ पीसीएस में भी, जैसे कि मध्य प्रदेश का पीसीएस है या फिर यूपी का ही लोअर वाला जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो उसके ही जो ये क्वेश्चंस थे ये इसमें से हैं, तो इसको हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। और चूंकि देखिए कंप्यूटर एक साइंस है, कंप्यूटर साइंस, तो इसीलिए इसको साइंस के पोर्शन में रखा गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। तो चार्ल्स बेबेज जो है इसको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो अगर कभी ये पूछता है कि कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो वो चार्ल्स बेबेज। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले किया था डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। तो डॉक्टर डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था ब्रिटेन में। देखिए कंप्यूटर जो हैं ये 3 तरह के होते हैं मैनुअली, फंक्शन के हिसाब से, या हम अगर इनकी तकनीक के हिसाब से देखें तो कौन से होते हैं? एक होते हैं एनालॉग, और एक होते हैं डिजिटल, और एक जो होते हैं वो होते हैं हाइब्रिड। तो इस प्रकार से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है, तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था? ब्रिटेन में विकसित किया गया था। अब देखिए एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं ये सीधे सीधे साइंस, हमारी जो फिजिक्स होती है, जैसे कि टेम्परेचर है मापना है, दाब मापना है, उस पे काम करते हैं, ठीक है, सीधे सीधे ये। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें डिजिटल की, तो डिजिटल डिजिट के रूप में काम करता है, जो कि 0 और 1 होता है। कंप्यूटर में देखिए 2 ही डिजिट पे काम होता है, 0 और 1 पे। तो ये बिट कहलाती हैं 0 और 1, तो इस पे काम होता है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो दोनों को मिक्स पे काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने जाते हैं, तो वहाँ पर देखिए दोनों काम हो रहे हैं। अगर लीटर पे वहाँ पे माप हो रही है, इसके बाद उसका डिजिटलाइज आपको प्रिंट मिल रहा है, या डिजिटलाइज रूप में वो आपको वैल्यू दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों वहाँ पे हाइब्रिड चीज़ें होके क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। 2G स्पेक्ट्रम अक्षर में ये जो 2G है, इसमें G का मतलब क्या है? G का मतलब है जनरेशन से। जैसे कि आप यहाँ 3G 4G ये जो सिम यूज करते हैं, तो इसी प्रकार से इनमें जो G का मतलब क्या होता है? जनरेशन होता है। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आप जानते हैं कि ये क्या है? कि स्टोरेज डिवाइस है। और ये कैसा स्टोरेज है? ये सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं इसको, है ना। इसमें देखिए द्वितीयक भंडारण दिया है, इसका मतलब ये सेकेंडरी स्टोरेज है। और ऐसा है ये कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, अर्थात ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। माउस है, माउस क्या है? इनपुट है। देखिए जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है एक्चुअली? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है कि इनपुट लेता है और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आउटपुट प्रोवाइड करता है। मतलब ये है कि अगर हम ऐसे देखें तो मान लीजिए ये, अगर हम इस तरह से समझें इसको, तो ये इनपुट क्या करेगा? लेगा, ठीक है, और ये आउटपुट देगा, और यहाँ पर ये कोई प्रोसेसिंग करेगा। तो यहाँ पर ये जो इनपुट है, तो इनपुट का मतलब क्या है कि उसको हम निर्देश कैसे दे रहे हैं, है ना। तो निर्देश किससे देते हैं? हम माउस से देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, या फिर अब तो आप आवाज़ से भी, जैसे आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? इनपुट देना हुआ है। अब उससे जो जनरेट होके डिस्प्ले होके हमें दिख रहा है वो उसका आउटपुट है। तो जो इनपुट है, इनपुट, ये इनपुट डिवाइस भी इसी प्रकार से होते हैं, ऐसे डिवाइस जिनसे हम निर्देश देते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है ना, लाइट पेन है, ये कई तरह के जो होते हैं ये इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं, जैसे कि आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन क्या है आपकी? ये स्क्रीन है आपकी आउटपुट डिवाइस। इसी प्रकार से कंप्यूटर का मान लीजिए मॉनिटर है, वो भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस तथा प्लॉटर में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से देखिए आउटपुट कौन सी नहीं है? माउस नहीं है, माउस इनपुट है। बाकी देखिए अभी हमने बात की थी क्या? मॉनिटर की, प्रिंटर की बात की थी। प्लॉटर क्या हो? देखिए थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए मॉनिटर तो आप समझ रहे हैं, जो स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की हमारे सामने, वो मॉनिटर कहलाती है।
प्रिंटर जिससे आप प्रिंट लेते हैं हार्ड कॉपी, तो ये प्रिंटर हो गया। यहाँ पर प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर आप देखते होंगे जो बड़े बड़े बैनर छापे जाते हैं, वो बैनर छापने के लिए जो मशीन उपयोग में लाई जाती है उसे हम प्लॉटर कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लॉटर होता है। और माउस यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस, तो सबसे ज़्यादा इनपुट में क्या उपयोग आ रहा है? सबसे ज़्यादा उपयोग में आ रहा है कीबोर्ड, ठीक है। आप टाइपिंग करते हैं इतनी सारी, सब किससे? कीबोर्ड करके। तो जो कीबोर्ड है वो बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 से 45 साल पहले बनाई गई थी फ्रेंड्स। तो उस समय ये कैसे बना था? वो बना था लकड़ी का। तो जो पहले कंप्यूटर का जो माउस बनाया गया था, उसकी जो बॉडी थी वो किसकी बनाई गई थी? लकड़ी की बनाई थी। बाद में तो प्लास्टिक की बना दी गई। उसके नीचे आप देखे होंगे एक बबल लगी होती है, बॉल लगी होती है, जिससे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे। ये पुराने वाले में था। अब तो एक उसमें लेज़र का उपयोग किया जाने लगा है। माउस का 2 बार क्लिक करना, आप अगर माउस ले उसको डबल बार क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप कोई सूचना दे रहे हैं सीपीयू को। देखिए, सूचना देने का मतलब क्या है? इनपुट देना। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के हिसाब से हमें काम करके वापस देता है ना। जैसे आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के लिए आपने मान लीजिए उसमें से टाइप किया होगा टारगेट इन गोल, ठीक है। टाइप किया, जैसे वो चैनल आ गया, चैनल में आपने फिर क्लिक किया, तो ये क्लिक करना क्या है? ये टच स्क्रीन है। देखिए, तो टच स्क्रीन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो जब आप इनपुट किसी चीज़ को दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप सीपीयू को कोई निर्देश दे रहे हैं और सीपीयू बदले में क्या करेगा? आपके लिए काम करके देगा। जैसे आप जो क्लिक करते हैं इस वीडियो में, वो डिस्प्ले होने लगता है। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे जो कीबोर्ड है जहाँ पे आप उसको सेट करते हैं, आप जानते होंगे यूएसबी केबल, है ना। तो यूएसबी जो केबल होती है वो क्या होती है? आपके एक तरफ से मोबाइल का चार्ज करती है, दूसरी तरफ आप एक तो उसको चार्जर में लगाते हैं, या फिर उसी को आप कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का वो पोर्ट जो है वो क्या कहलाता है? यूएसबी पोर्ट कहलाता है। और आपके पास जो वो केबल होती है वो क्या कहलाती है? वो यूएसबी केबल कहलाती है। कंप्यूटर क्या करता है? देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ये आंकड़ों का भंडारण करने की क्षमता रखता है, मतलब कि ये डेटा को स्टोर करके रखता है। इसके साथ आंकड़ों के विश्लेषण की जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, तो आप उसमें से उसके सर्च बॉक्स में टाइप कर देते हैं। मान लीजिए सर्च बॉक्स में आपने जो टाइप कर दिया वो सीधे सीधे सर्च करके देगा। तो आंकड़ों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। पूर्ण गोपनीयता बनाए रख सकने की क्षमता भी इसमें है, क्योंकि आप देखते हैं पासवर्ड डाल लेते हैं, है ना। आप अपने मोबाइल को स्क्रीन को लॉक कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? आप अपनी गोपनीयता बनाए रख सकते हैं, ये बनाए रखते हैं। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी बात ठीक है कि कभी कभी ये आक्रमित हो जाता है वायरस द्वारा। जैसे मोबाइल में भी वायरस आ जाते हैं या फिर कंप्यूटर में भी वायरस आ जाते हैं, जिससे डेटा को नुकसान हो जाता है। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के अंतर्गत अव्यवस्थित निपटान के कारण ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। मतलब कि जो पुराने जैसे कंप्यूटर हैं या आपके फ़ोन हैं, मान लीजिए ये पुराने हो गए, ख़राब हो गए, तो ये क्या करते हैं? ये एक तरह का प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण फैलाते हैं, जिसमें से बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद मतलब पारा, और सीसा, ये इसमें से क्या होते हैं कि जनरेट होते हैं जब इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह भी होते हैं। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं ना। नेटवर्कों का नेटवर्क मतलब इंटरनेट। इंटरनेट जानते हैं, ये एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिससे आप डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, कुछ भी एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे कि साधारण सा आप ये जो वीडियो भी देख पा रहे हैं वो नेट के माध्यम से ही तो देख पा रहे हैं। मान लीजिए इसको मैंने यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड किया होगा, है ना, और उस यूट्यूब के सर्वर से आप अपने मोबाइल पे इसको सर्च करके देख पा रहे हैं। कैसे? इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट प्रोवाइडर क्या है? जैसे जो हमें मान लीजिए कि आप वोडाफोन, आइडिया, जियो, जिसका भी सिम यूज़ करें, ये क्या है? ये इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं। तो इस प्रकार से इंटरनेट और इंटरनेट प्रोवाइडर ऐसे काम कर रहे हैं। इंटरनेट है क्या है? देखिए, इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। देखिए, अब इसको अगर हम साधारण शब्द समझें
तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा पूरा नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, जो कि एक ऐसी कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है कि हमें एक्सेस मिल जाता है डेटा का, लेकिन इसमें भी बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सबसे धीमी गति से इंटरनेट कौन सा चलता है? डायल अप सर्विस। तो डायल अप सर्विस जो शुरुआत की गई थी वो बहुत मतलब धीमे चलती थी। अब तो मान लीजिए कि हम 4G यूज कर रहे हैं, 5G की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें से स्पीड इंक्रीज हो गई है। प्रथम पृष्ठ जो समानतः वेबसाइट पर दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा करते हैं फ्रेंड्स होम पेज, है ना। क्या कहते हैं उसको? होम पेज। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है गृह पृष्ठ मतलब होम पेज। तो आप कोई भी वेबसाइट जैसे खोलते हैं, मान लीजिए आपने खोला MyGov.in इस तरह करके, तो वो जो पहला पेज सामने आएगा वो कहलाएगा गृह पेज या होम पेज भी कहते हैं इसको। इंटरनेट सिस्टम प्रयोग करता है, ये किसका प्रयोग करता है? ट्री टोपोलॉजी। देखिए टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी का मतलब होता है कि कनेक्शन का तरीका। अगर मैं साधारण सा बात कहूँ, कनेक्शन का तरीका, जैसे मान लीजिए कि एक ये सर्वर था, इस सर्वर से ये सारे कंप्यूटर क्या कर दिए गए? ये कनेक्ट कर दिए गए, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिए गए। तो ये एक तरीका हो गया कनेक्ट करने का। तो यह इन्हीं को कहते हैं हम क्या? टोपोलॉजी। तो जब हम इंटरनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे एक टोपोलॉजी काम करती है, जिसे हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। वो ऐसे होती है, जैसे देखिए मान लीजिए एक ये हुआ, फिर इसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए कि 2 हो गए, ठीक है, ये हो गए, इसके बाद 2 इनमें हो गए, इस प्रकार से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो ये एक ट्री बन जाएगी। तो जो सिस्टम है, नेटवर्क है, अब देखिए ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक मेन सर्वर है, ठीक है, तो ये मेन सर्वर पे डेटा गया, जैसे कि यूट्यूब के मेन सर्वर पे डेटा मैंने डाला, तो ये डेटा क्या होगा कि इधर से एक सब सर्वर में आएगा, क्योंकि इसका सर्वर का जो कंट्रोल है ये तो मान लीजिए कि अमेरिका में रखा हुआ है। फिर इसके बाद में अलग अलग कंट्रीज़ में मान लीजिए आया, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के सर्वर पे क्या होगा? यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद में फिर और निम्न लेवल पे आएगा और निम्न लेवल पे आएगा। तो ये सब क्या है? देखिए इंटरनेट का ये जो सिस्टम काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? ट्री टोपोलॉजी के तहत काम कर रहा है। इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेटिंग स्विचिंग। अब देखिए पैकेटिंग स्विचिंग का ये मतलब होता है कि डेटा के पैकेट का आना, इसे कहते हैं वैसे पैकेटिंग स्विचिंग। आप इसको साधारण भाषा में इतना ही जाने कि जो डेटा का आ रहा है, तो डेटा एक साथ ही नहीं पूरा आ जाता, वो पैकेट के रूप में आता है, ठीक है। तो इसे डेटा की पैकेजिंग कहते हैं, और डेटा स्विचिंग भी होती है। ये तो इसको आप इतना ही थोड़ा सा समझें। MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था। MS डॉस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था, MS डॉस। अब MS डॉस देखिए इसमें से ब्लैंक स्क्रीन आया करती थी। ये मतलब कि GUI नहीं था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। तो ये डॉस था, और ये लॉन्च कब किया गया था? 1981 में लॉन्च किया गया था। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच अंतर क्या है? देखिए जो ब्लूटूथ होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का यूज करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन वहीं पर जो वाईफाई है, तो वाईफाई 2.4 से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति को यूज करता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। इससे वाईफाई की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है अपेक्षाकृत किसके? ब्लूटूथ के। तो जैसे आप ही अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप जानते होंगे कि ब्लूटूथ धीमे काम करता है और जो वाईफाई होती है वो तेज़ी से काम करती है। गूगल की मुक्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो देखिए सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन था वो था मुंबई सेंट्रल, जिसने वाईफाई सर्विस फ्री में प्रोवाइड की थी। यह उच्च गति डेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें बताना है कि उपरयुक्त ये जो 2 कथन हैं इनमें से लाइफाई के संबंध में कौन से सही हैं। तो लाइफाई के संबंध में देखिए पहला कथन देखते हैं, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, ये बात सही है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्र है। तो अभी हमने पिछले उसमें देखा है कि ब्लूटूथ से तेज है वाईफाई, लेकिन वाईफाई से भी तेज़ी से काम करता है लाइफाई, और लाइफाई संचरण के लिए किसका यूज करता है? प्रकाश का यूज करता है। तो इसलिए इसकी जो आवृत्ति है वो और ज़्यादा हो जाती है और डेटा बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों
में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं निकनेट। अब देखिए निकनेट का ये मतलब है कि जो पूरे विश्व में जो डेटा का संचरण हो रहा है, तो वो पहले क्या होता है कि एक जगह रखा जाता है, फिर उसको भेजा जाता है सैटेलाइट्स में, फिर यूज होता है वो। तो इसी पूरी प्रक्रिया को निकनेट कहते हैं। आभासी निजी परिपथ है, मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम साधारण सा अगर समझें तो जैसे कोई एक प्राइवेट एक कंपनी है, वो अपने लिए सीधे नेटवर्क अगर बना लेती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक प्राइवेट नेटवर्क कहेंगे। अब वर्चुअली भी हो सकता है वो, और उसका यूज किया जा सकता है, हालांकि उसमें अन्य लोगों को भी परमिशन एक्सेस की दी जा सकती है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है डाटा लिंक लेयर। देखिए ये क्या होता है कि जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एक मॉडल के तहत ट्रांसफ़र होता है, जिसमें से 7 लेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं? 7 लेयर्स। तो इस प्रकार से 7 लेयर्स में से फिजिकल लेयर होती है और नेटवर्क लेयर होती है, और इनके बीच में एक लेयर पाई जाती है डाटा लिंक लेयर। तलाश या सर्च, देखिए ये तलाश क्या है? तलाश क्या था? इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब कि OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडैक द्वारा संचालित। तो सीडैक ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था फ्रेंड्स, जिसका नाम तलाश था, और वो जो टॉप था वो OCR मतलब कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे काम करता था। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया, जिसका नाम क्या था? नयन। ठीक है, तो नयन सॉफ्टवेयर जो था ये वायरस से बचने के लिए यूज में होता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे करते हैं? ये पुणे में करते हैं, और परम ही भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो साधारण कंप्यूटर से बहुत ही तीव्र गति से काम करते हैं। इनकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना, इनकी जो डेटा की प्रोसेस करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अधिकांशतः ये जो वेदर मतलब कि मौसमी गणना है, या फिर अगर मान लीजिए एटॉमिक गणना है, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित जो सुपर कंप्यूटर है वो परम ही है। और सुपर कंप्यूटर का जनक, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है वो विजय भाटकर को माना जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित जो एक कंप्यूटर था वो कौन सा था? सुपर कंप्यूटर अनुपम नाम का था। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई देखिए, अब यहाँ पर ये जो कुछ एक बिट पे काम करते हैं, जैसे अपने जो कंप्यूटर होते हैं कहीं 32 बिट पे काम करता है, कोई 64 बिट पे काम करता है। अब यहाँ पर देखिए 64 बिट दिया है, लेकिन इसकी जो सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा इससे बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये मतलब यहाँ 64 है, लेकिन हम इसको काफ़ी मात्रा में इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे और इंक्रीज करने से होगा क्या कि उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो महंगे होते हैं। और अगर हम विश्व में सबसे तीव्र गति से काम करने वाले कंप्यूटर की बात करें, तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय ये जो जापान है, जापान ने एक कंप्यूटर बनाया है फुगाकू। कौन सा? फुगाकू। तो ये जो फुगाकू कंप्यूटर है फ्रेंड्स, ये फुगाकू कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है, और इसका जो देखिए ये पेटा फ्लॉप्स में इसकी स्पीड की गणना की जाती है, तो ये है 415.5 पेटा फ्लॉप। तो इतनी इसकी इस समय क्या है, तेजी से काम करने की क्षमता। इससे जो कम वाला है वो है समिट, और समिट जो कंप्यूटर है वो कहाँ का है? अमेरिका का है। फिर चीन भी है, तो चीन के भी कुछ कंप्यूटर्स हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब, ये जो मैजिक क्यूब था ये किसने बनाया था? ये बनाया था चाइना ने। Y2K, ये समस्या क्या है फ्रेंड्स? तो Y2K जो समस्या है ये सन 2000 में आई थी। ये संबंधित थी एक बग से, मतलब कि जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि वायरस या बग जो होते हैं वो कंप्यूटर को हार्म करते हैं। तो ये जो बग था वो डेट में प्रॉब्लम कर रहा था। तो Y2K
के, ये एक बग से संबंधित प्रॉब्लम 2000 में आई थी कंप्यूटरों में। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम आपने सुना होगा या फिर क्वांटम फिजिक्स भी सुना होगा। तो इसके माध्यम से जो हम कंप्यूटर बना रहे हैं वो हमारे मस्तिष्क की क्षमता या फिर कहें कि जो मस्तिष्क जिस प्रकार से हमारा वर्किंग करता है वैसे ही ये काम कर सकता है। सुमेलित करना है यहाँ पर हमें, तो देखिए Y2K ये कंप्यूटर से संबंधित है जैसा अभी हमने चर्चा की। और गठिया क्या है? ये देखिए गठिया जो रोग होता है ये यूरिक अम्ल जब ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो ये गांठों में यूरिक अम्ल इस वहाँ पर थोड़ा सा पहुँच जाता है ज़्यादा, इसलिए गठिया हो जाता है ना, गांठों में दर्द हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से नापते हैं, तो डेसिबल से ये संबंधित है। परम जो यहाँ पे परम 10,000 है ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। और एडोब क्या है? एडोब सॉफ्टवेयर जाता है ना, जैसे कि एडोब रीडर होता है, जो एडोब रीडर PDF रीड करने के लिए जैसे यूज करते हैं, तो वो एडोब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। WLL इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग कहाँ है? GIS। तो ये जो रिमोट सेंसिंग हुआ है ये है देहरादून में फ्रेंड्स। अब ये रिमोट सेंसिंग क्या है? जैसे कि आप किसी भी सैटेलाइट के माध्यम से कोई भी दूरी या किसी भी स्थान को ट्रैक करते हैं, तो वो किसके माध्यम से करते हैं? वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आप करते हैं। सुमेलित करना है, देखिए ऊर्जा का रूपांतरण, ये देखिए किससे संबंधित है? ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति प्रक्रम। ठीक है, तो ऊर्जा का रूपांतरण देखिए ऊष्मा से विद्युत, ये किस में होता है? सोलर सेल में होता है। और वैद्युत से ध्वनि, विद्युत से ध्वनि, ये किस में होता है? लाउड स्पीकर में होता है। द्रव्यमान से ऊर्जा, ये किस में है? नाभिकीय रिएक्टर में, क्योंकि जो संहति होती है, जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम में जो संहति है या द्रव्यमान है उससे हम विस्फोट करके नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रासायनिक से ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक से ऊष्मा ये किस में होती है? ईंधन में होती है, क्योंकि जैसे लकड़ी है तो रासायनिक रूप में उसमें अब जो मैटर है वो स्टोर रहता है। साइकिल और कारों के बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि अब देखिए साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का ये मतलब है कि आप देखे होंगे कि उनमें छर्रे लगा के बॉल बेयरिंग बना दी जाती है। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि घर्षण कम होगा, तो उससे क्या होगा? पहिए की जो धुरी है वो तीव्र गति से घूमेगी। वह उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान, मतलब कि देखिए MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका यूज करता है। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो है ये बैंकों द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो बैंकों में चेक काटी जाती हैं तो उनमें एक कोड लिखा रहता है। तो वो जो कोड होता है वो क्या होता है कि एक मैग्नेटिक स्याही का लिखा जाता है। तो मैग्नेटिक स्याही को किससे? MICR से डिटेक्ट करके पढ़ा जाता है। जिस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि हम जो साधारण कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। एक डिजिटल घड़ी में जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो एम्बेडेड यूज किया जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर और भी कई जगह यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फ्रीजर है, ठीक है, इसके बाद वो कपड़े धुलने वाली मशीन है, तो इन सभी जगह क्या एम्बेडेड सिस्टम यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर प्रयुक्त होता है, सेमीकंडक्टर लेजर। तो देखिए जो प्रिंटर जो यूज होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर जैसे। तो इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं यहाँ पर देखिए डॉट मैट्रिक, इंकजेट और कुछ लेजर प्रिंटर भी होते हैं। इनके टाइप जो भी इस तरह से बांटते हैं वो वैसे दो तरह के इस तरह बांटा करते हैं कि एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट मतलब जो शोर करते हैं टाइपिंग में, और नॉन इम्पैक्ट जो शोर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेजर प्रिंटर है वो एक सेमीकंडक्टर लेजर का यूज करता है, और ये नॉट मतलब कि इम्पैक्ट वाला प्रिंटर नहीं होता है। ये डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर का। ठीक है, लेजर प्रिंटर क्या है कि इनकी जो प्रिंटिंग होती है वो अपेक्षाकृत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में आगे जो कंटेंट होगा इसमें हम आपको वो आगे प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।